हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम चिराग है और आज हम बात करने वाले हैं फिलिप्स कार्बन ब्लैक लिमिटेड की, यानी पीसीबीएल की। हमने इस चैनल पर रियलिटी कंपनीज़ को डिस्कस किया, होटल कंपनीज़ को डिस्कस किया, हमने वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस को देखा और एयरलाइन कंपनीज़ को भी देखा। आज जो हम कंपनी लेके आए हैं वो कंपनी है केमिकल सेक्टर से। इस कंपनी में मैंने इन्वेस्ट करने का प्लान किया है और मेरी इन्वेस्टमेंट 300 से 350 के लेवल के बीच में है। मुझे फंडामेंटली ये स्टॉक बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगले 2-3 साल इस स्टॉक में लगातार ग्रोथ देखी जा सकती है। तो इस वीडियो में हम टेक्निकल और फंडामेंटल्स दोनों डिस्कस करेंगे कि मैंने पीसीबीएल में क्यों इन्वेस्ट करने का प्लान किया। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं केमिकल सेक्टर से। देखिए, केमिकल सेक्टर में पिछले 10-15 साल में इंडिया में बहुत तरक्की हुई है। आप किन्हीं भी केमिकल स्टॉक्स को उठा लीजिए, चाहे अतुल को उठा लीजिए, टाटा केमिकल्स को उठा लीजिए, आरती इंडस्ट्रीज़ को उठा लीजिए, उन कंपनीज़ ने बम्पर रिटर्न दिया है पिछले 15 साल में। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है चाइना प्लस वन। अब सवाल उठता है कि ये चाइना प्लस वन क्या है। देखिए, पिछले 20-25 साल में चाइना ने केमिकल सेक्टर में और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में टोटली पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट किया। वेस्टर्न इंडस्ट्रीज और वेस्टर्न बिजनेसेस जितने भी हैं वो टोटली डिपेंडेंट हो गए हैं चाइना के ऊपर। अब इस सिचुएशन को वेस्टर्न कंट्रीज चेंज करना चाहते हैं। वो अपने सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं ताकि उनकी डिपेंडेंस चाइना के ऊपर कम हो जाए। इसीलिए वो चाहते हैं कि वो अलग डिफरेंट बायर से सामान खरीदें और केमिकल इंडस्ट्री को इसका सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है। बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं वो शिफ्ट हो गई हैं या तो इंडिया की तरफ या फिर साउथ ईस्ट एशिया की तरफ या वर्ल्ड के और दूसरे पार्ट्स की तरफ। इसके अलावा चाइना डजंट वांट टू बी सीन एज अ मैन्युफैक्चरिंग हब नाउ, इट वांट्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ सर्विस हब नाउ। अब चाइना की पर कैपिटा इनकम लगातार बढ़ रही है, अब वो लो पेइंग जॉब नहीं करना चाहते। उसके अलावा जो केमिकल प्लांट्स हैं वो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड प्लांट्स होते हैं, उसकी वजह से चाइना के अंदर पोल्यूशन लगातार बढ़े जा रहा है। चाइना उस सिचुएशन को भी क्लीन करना चाह रहा है। तो इन सब सिचुएशंस की वजह से जो केमिकल प्लांट्स हैं और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं इंडिया में और इंडिया के नेबर्स में। केमिकल इंडस्ट्री जो हमने और सेक्टर्स डिस्कस किए हैं उनसे डिफरेंट इसलिए भी है क्योंकि केमिकल इंडस्ट्री एक्सपोर्ट से बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। ठीक है, एक्सपोर्ट्स टू द वेस्टर्न मार्केट, टू द यूएसए, यूरोप, यहाँ पर एक्सपोर्ट से मोस्टली इन कंपनीज का धंधा आता है। कोविड के बाद वैल्यूएशंस ऑफ केमिकल कंपनीज इन इंडिया बहुत ज़्यादा हो गई थी। सारी कंपनीज ने बहुत बम्पर पे बम्पर रिटर्न दिए थे और अर्निंग्स उस स्पीड से नज़र नहीं आ रही थी। तो हमने नोटिस किया है कि पिछले 2 साल में वो वैल्यूएशन आहिस्ता आहिस्ता कूल डाउन होने लगी हैं और वो देयर इज़ अ रिवर्जन टू मीन हैपनिंग इन केमिकल सेक्टर। तो आहिस्ता आहिस्ता जो केमिकल कंपनीज हैं वो अगेन बहुत अट्रैक्टिव नज़र आने लग गई हैं। अभी केमिकल इंडस्ट्री के ऊपर पूरा एक अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। अभी हम फोकस करते हैं पीसीबीएल के ऊपर कि हम पीसीबीएल में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं और मुझे पीसीबीएल इतना इंटरेस्टिंग क्यों लग रहा है। अभी मैं पीसीबीएल की आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ। पीसीबीएल कार्बन ब्लैक बनाता है। ये आरपी संजीव गोयल का ग्रुप की कंपनी है और इनको ये काम करते हुए 60-70 साल हो गए हैं। ठीक है, दे आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कार्बन ब्लैक इन इंडिया एंड 7th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कार्बन ब्लैक इन द होल वर्ल्ड। डोमेस्टिक कंजम्पशन से इनका 60% धंधा आता है ऑलमोस्ट और एक्सपोर्ट से इनका धंधा लगभग 40% के आसपास आता है। पहला रीज़न जो मैं इस कंपनी को खरीदना चाहता हूँ वो है चेंज इन रेवेन्यू मिक्स। अब इस रीज़न को समझने के लिए आपको पहले समझना पड़ेगा कि कंपनी बनाती क्या है। देखिए, कंपनी बनाती है कार्बन ब्लैक। कार्बन ब्लैक क्या होता है? कार्बन ब्लैक कुछ नहीं होता। जब क्रूड ऑयल को हम रिफाइन करते हैं ना तो उसका जो रेजिड्यू होता है ना वो कार्बन ब्लैक होता है। इसका यूज़ कहाँ पर है? इसका यूज़ होता है टायर इंडस्ट्री में। सबसे ज़्यादा 70% ऑफ द कार्बन ब्लैक इज़ यूज इन टायर इंडस्ट्री। उसके बाद इसके यूज़ होते हैं कन्वेयर बेल्ट्स में, इंडस्ट्रियल होजेज में, गाड़ी के जो इंटीरियर्स बनते हैं, जो आपको ब्लैक इंटीरियर्स दिखते हैं वहाँ पर, जो नए नए स्टीयरिंग व्हील्स बनते हैं और चीज़ें बनती हैं, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स बनते हैं वहाँ पर। तो बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं जहाँ पर इनका यूज़ होता है, लेकिन टायर एक मेन जगह है जहाँ पर कार्बन ब्लैक का यूज़ होता है। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री नहीं है कि एक ही कंपनी ने इसको फोड़ रखा है और वही कंपनी इसको बना सकती है। ये एक कमोडिटी बिजनेस है, यानी जो क्लाइंट है ना वो मार्केट में कहीं से भी कार्बन ब्लैक उठा सकता है। उसकी क्वालिटी का इतना इशू उसको होता नहीं है और जो मार्केट का प्राइस है ना वो सेम रहता है। तो जो कंपनी कार्बन ब्लैक बना रही है ना उनके पास प्राइसिंग पावर नहीं है। वो ये डिसाइड नहीं कर सकते कि मैं अपना प्रोडक्ट इतने में बेचूंगा। वो तो मार्केट डिसाइड करेगी कि इस प्रोडक्ट की रेट क्या होगी। तो इस तरीके के बिजनेस को ना मार्केट बहुत ज़्यादा इज्जत देती नहीं, ना उसको बढ़िया वैल्यूएशन मिलती इस तरीके के धंधे को, और ना ऐसी कंपनीज बहुत बड़ा धंधा बना पाती क्योंकि कंपटीशन बहुत जल्दी आ जाता है। लेकिन कार्बन ब्लैक के ना अलग अलग ग्रेड्स होते हैं, यानी जितना आप कार्बन ब्लैक को रिफाइन करोगे ना वो उतना ज़्यादा महंगा बिकेगा।
ठीक है। तो जैसे जैसे रिफाइनिंग प्रोसेस इंक्रीज हो जाता है, रिफाइनिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है, जो प्राइस है प्रोडक्ट की वो भी इंक्रीज हो जाती है। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा प्रोडक्ट है इनका। सबसे पहले तो होता है रबर ब्लैक। रबर ब्लैक यूज़ होता है टायर्स में, कन्वेयर्स बेल्ट में और इंडस्ट्रियल होसेज में। 60% जो ये धंधा कंपनी करती है ना, वो टायर्स को बेचकर करती है, चाहे डोमेस्टिक टायर्स कंपनी को हो चाहे इंटरनेशनल टायर कंपनीज को। ठीक है, ये बहुत कॉमोडिटी बिजनेस है, यानी प्राइसिंग पावर नहीं है यहाँ पर इनके पास। और यहाँ पर रेवेन्यूज, यहाँ पर जो मार्जिन है वो 14 से 16 हज़ार रुपये पर मेट्रिक टन के हैं, यानी मार्जिन भी बहुत लो। के बाद आता है परफॉर्मेंस ब्लैक। परफॉर्मेंस ब्लैक का यूज़ होता है फूड प्लेट्स बनाने में, जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं उनके ऊपर जो कोटिंग होते हैं उसको बनाने में, और उसके बाद प्रिंटर की इंक बनाने में। देखिए, रबर ब्लैक और परफॉर्मेंस ब्लैक में डिफरेंस है, वो कमोडिटी बिजनेस है। यहाँ पर जो मार्जिन है वो थोड़े हायर है, 17,000 से 20,000 रुपये मिल जाते हैं इनको इस प्रोडक्ट के। वहाँ पर 14,000 से 16,000 था, यानी मार्जिन्स इंप्रूव हो जाते हैं अगर वो परफॉर्मेंस ब्लैक बेचते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिफाइनिंग ऑफ कार्बन ब्लैक इज लिटिल बिट मोर देन इन रबर ब्लैक। इस बात को समझो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद जो इनका तीसरा प्रोडक्ट आता है वो आता है स्पेशलिटी ब्लैक। यहाँ पर मार्जिन्स हैं 38,000 से 40,000 तक, यानी परफॉर्मेंस ब्लैक से भी डबल मार्जिन यहाँ पर इनको मिलते हैं, क्योंकि ये हल्का सा मुश्किल प्रोसेस है कार्बन ब्लैक बनाने का। यहाँ पर बहुत रिफाइंड प्रोडक्ट मिलता है, और जो क्लाइंट्स हैं ना वो डिमांड करते हैं कि हमको इस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए, इस ग्रेड का प्रोडक्ट चाहिए। तो टेलर मेड प्रोडक्ट्स भी होते हैं स्पेशलिटी ब्लैक्स। ठीक है, तो क्योंकि टेलर मेड प्रोडक्ट है, इसीलिए कंपनी जब इनको बेचती है तो उनके पास प्राइसिंग पावर आ जाती है। वो डिक्टेट कर सकते हैं कि मार्केट में इसका रेट क्या होना चाहिए। इस तरीके की कंपनी को हमेशा मार्केट इज्जत देती है। अब बात करते हैं पूरी कंपनी की, इस कंपनी में हो क्या रहा है, और जो पहला रीजन मेरा इन्वेस्ट करने का क्या है वो है चेंज इन प्रोडक्ट मिक्स। पिछले 60 साल से पीसीबीएल रबर ब्लैक बेच रही थी, कमोडिटी बिजनेस है, मार्केट इज्जत नहीं करती थी। लेकिन पिछले 3 साल से 4 साल से इनका जो प्रोडक्ट मिक्स है ना वो चेंज हो रहा है टुवर्ड्स परफॉर्मेंस ब्लैक एंड स्पेशलिटी ब्लैक। स्पेशलिटी ब्लैक को अब वो ज़्यादा बेच रहे हैं। 2024 में स्पेशलिटी ब्लैक 42% से ग्रो किया था बाई वॉल्यूम, और परफॉर्मेंस ब्लैक 60% से ग्रो किया था। बट जो रबर ब्लैक था उसकी ग्रोथ सिर्फ 4% थी। तो बात समझ रहे हो ना कि कैसे रेवेन्यू मिक्स चेंज हो रहा है, जिसको मार्केट बहुत ज़्यादा इज्जत देती है। जब इबिटा मार्जिन जब इंक्रीज होता है तो मार्केट उस कंपनी को बहुत ज़्यादा रिवार्ड करती है। स्पेशलिटी ब्लैक का जो यूसेज है वो कैमरा बॉडीज़ में होता है, ऑटोमोबाइल के इंटीरियर्स में होता है, उसके बाद इनका हाई एंड प्लास्टिक्स में भी यूज़ होता है। के बाद हम बात करते हैं एक फोर्थ प्रोडक्ट जो ये अभी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने एक जेवी किया है ऑस्ट्रेलियन कंपनी के साथ, जहां पर 51% इनका स्टेक है। वहां पर ये बना रहे हैं सुपर कंडक्टिव ग्रेड ब्लैक। अब सुपर कंडक्टिव ग्रेड ब्लैक क्या होता है कि इसका यूज होगा लिथियम आयन बैटरीज में, हमारी कन्वेंशनल बैटरीज में। वहां पर इबिटा पर टन स्पेशलिटी केमिकल से भी ज़्यादा होंगे, यानी कंपनी रबर ब्लैक के कंपोनेंट को अपने रेवेन्यू से लगातार कम करे जा रही है, और जो हायर मार्जिन बिजनेस है वहां पर एंटर करती जा रही है। हालांकि ये जो सुपर कंडक्टिव ग्रेड ब्लैक है ये R&D स्टेज पर ही है, तो इसका रेवेन्यू हम कंसिडर नहीं कर सकते। लेकिन हमको ये पता नहीं था कि मैनेजमेंट किस डायरेक्शन में जा रही है ना, और मैनेजमेंट अभी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है इस कंपनी के अंदर। इस सब का बेनिफिट कंपनी के ईबिटा पर टन पे भी नजर आता है। अगर आप देखोगे कि 2020 में सिर्फ 12,000 के आसपास इनका ईबिटा पर टन था, वो आज बढ़कर लगभग 20,000 के आसपास हो गया है, यानी ऑलमोस्ट 80% 90% इनका हाइक हो गया है ईबिटा पर टन में। और मार्केट हमेशा इस कंपनी को, ऐसी कंपनीज को रिवार्ड करती है जहां पर मार्जिन्स इस तरीके से इंप्रूव करते हैं। हमें उम्मीद है कि फ्यूचर में भी मार्जिन इसी तरीके से इंप्रूव करते रहेंगे। दूसरा रीजन जो मैंने डिसाइड किया इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए वो है कि कंपनी लगातार एक्सपेंड कर रही है, अपनी कैपेसिटीज को बढ़ा रही है। आज के दिन में इनके पास 770 किलो मेट्रिक टन के आसपास की कैपेसिटी है। इनका प्लान है कि अगले 2-3 साल में इस कैपेसिटी को 1000 किलो मेट्रिक टन तक ले जाएंगे। इनका प्लान है कि हर साल 80 से 100 किलो मेट्रिक टन की कैपेसिटी ये ऐड करेंगे, यानी कंपनी लगातार एक्सपेंड कर रही है। इनके फिलहाल 5 एग्जिस्टिंग प्लांट्स हैं, 2 गुजरात के अंदर है, एक तमिलनाडु के अंदर है, एक केरला के अंदर है और एक वेस्ट बंगाल के अंदर है। ये ब्राउन फील्ड और ग्रीन फील्ड दोनों तरीके की एक्सपेंशन फिलहाल अपनी कंपनी के अंदर लगातार कर रहे हैं, और अगले 4-5 साल भी ये लगातार
एक्सपेंड करते रहेंगे अपनी कैपेसिटी को। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मैं इस कंपनी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। मैनेजमेंट ने कॉन कॉल्स में बताया कि जो नई कैपेसिटी आ रही है ना, वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड आ रही है, उसका फोकस एक्सपोर्ट के ऊपर है, उसका फोकस स्पेशलिटी ब्लैक के ऊपर है, तो यानी मार्जिन्स और ज़्यादा इंप्रूव होंगे। अब मैं बात करता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न की। तीसरा और मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न की मैंने इस कंपनी में डिसाइड किया है इन्वेस्ट करने के लिए, वो है सिचुएशन इन चाइना, रशिया, यूरोप एंड यूएसए। देखो भाई, चाइना में जो कार्बन ब्लैक बनता था ना, वो स्टील प्लांट्स के रेजिड्यू से बनता था। जब ब्लास्ट फर्नेस में स्टील बनता है ना, तो उसका जो रेजिड्यू होता है वहाँ से कार्बन ब्लैक बनता था, और मतलब चाइना कमांडेड होल ऑफ द मार्केट। हाउएवर पिछले कुछ सालों में चाइना में इंडस्ट्रियल शिफ्ट हुआ है स्टील मार्केट में। अब वहाँ पर ब्लास्ट फर्नेस की जगह यूज़ होता है इलेक्ट्रिक फर्नेस, वहाँ पर रेजिड्यू बनता ही नहीं है। तो जो चाइनीज़ कार्बन ब्लैक कंपनीज थी ना, वो आहिस्ता 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 बंद हो रही है। उनके पास उनको फीडस्टॉक मिल ही नहीं रहा, रॉ मटेरियल मिल ही नहीं रहा कार्बन ब्लैक बनाने के लिए। और अगर वो ऑयल के रिफाइनिंग रेजिड्यू से अगर कार्बन ब्लैक बनाएंगे तो उनको बहुत महंगा पड़ रहा है, क्योंकि ऑयल इंपोर्ट हो रहा है। चाइना जो लो कॉस्ट प्रोड्यूसर था ना, अब वो लो कॉस्ट प्रोड्यूसर नहीं रहा। चाइना की अगर कैपेसिटीज़ देखोगे ना कार्बन ब्लैक में, वो लगातार डिक्रीज़ हो रही है। इसके अलावा जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, उन्होंने यहाँ से कार्बन ब्लैक मंगवाना कर दिया बंद। ठीक है, दूसरे जो बड़ा सप्लायर कार्बन ब्लैक का था वो था रशिया। रशिया में क्रूड बहुत ज़्यादा है, गैस बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर कार्बन ब्लैक बहुत सस्ता बनता है। यूरोप में जो कार्बन ब्लैक जाता था वो रशिया से जाता था। लेकिन ये रशिया यूक्रेन वॉर की बात, रशियन कंपनीज के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए हैं यूरोप ने। हालांकि रशियन माल अभी भी यूरोप में आता है टर्की के थ्रू, लेकिन वो उतना कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहा। और जो यूरोपियन कंपनीज हैं वो डाइवर्सिफाई कर रही है रशिया से और चाइना से, तो दे आर लुकिंग टू इंडिया। ठीक है, तीसरा रीजन आता है यूएसए। यूएसए कार्बन ब्लैक का बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर था, क्योंकि डिमांड उसकी कंट्री में ही बहुत ज़्यादा है। लेकिन पिछले 4-5 साल में डिमांड सप्लाई के अंदर गैप बन गया यूएस में, क्योंकि नई इंडस्ट्रीज, नई कैपेसिटीज़ वहाँ पर लग ही नहीं रही हैं। तो यूएस भी क्या करेगा, यूएस भी इंपोर्ट करेगा। और इंपोर्ट करने के लिए आई थिंक इंडिया आज के दिन में बेस्ट जगह पर है कार्बन ब्लैक के केस में। इन सभी कंट्रीज़ की, यूरोप की और यूएस की जो नीड्स हैं कार्बन ब्लैक की, वो इंडिया बहुत आसानी से पूरी कर सकता है। और फिलिप्स कार्बन ब्लैक यहाँ पर नंबर 1 सप्लायर है इंडिया के अंदर। ये सबसे बड़ा रीज़न है मेरा इन्वेस्ट करने का इस कंपनी के अंदर। अब हम आते हैं चौथे रीज़न के ऊपर, डिमांड। देखिए, इंडिया में ना लगातार कैपेसिटी एक्सपेंशन चल रही है। केवल ये पीसीबीएल नहीं, और कंपनीज भी लगातार नए प्लांट्स लगा रही है, क्योंकि उनको डिमांड नज़र आ रही है। पिछले 3 साल के अंदर 600 किलो मेट्रिक टन की कैपेसिटी इंडिया के अंदर लगी है, और वो लगातार इंडिया में भी यूज़ हो रही है और एक्सपोर्ट भी हो रही है। लेकिन प्रोडक्ट की कीमत भी लगातार बढ़ी जा रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जितनी भी एक्स्ट्रा कैपेसिटी मार्केट के अंदर आ रही है, उस सारी कैपेसिटी को मार्केट एब्जॉर्ब भी कर रही है उसी स्पीड से। इसी वजह से रेट्स बढ़ रहे हैं। के अलावा अगर हम टायर इंडस्ट्री को देखें, तो टायर इंडस्ट्री इंडिया के अंदर 10 से 11% कैगर से ग्रो करेगी अगले 4-5 साल में। उसी तरीके से इंटरनेशनल मार्केट भी एक्सपेंड कर रही है। तो कहने का मतलब ये है कि डिमांड साइड पे आज के दिन में बहुत ज़्यादा पुल नज़र आ रहा है। जितनी भी नई कैपेसिटी आ रही है वो सारी की सारी एब्जॉर्ब हो रही है। और अगर मैनेजमेंट कमेंट्री की बात करें, तो वो कहते हैं कि अगले 4-5 साल तक शायद सिचुएशन चेंज ना हो, यही रहे, कार्बन ब्लैक की डिमांड लगातार इसी स्पीड से बढ़ती रहे जैसे पिछले 3 साल तक बढ़ी थी। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है कि मैंने इस कंपनी में इन्वेस्ट करने का प्लान बनाया है। 5वां बड़ा रीज़न कि मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वो है इन्होंने अभी एक कंपनी ACPL नाम से एक कंपनी एक्वायर की है, एक्वा फार्म केमिकल प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी क्या करती है कि ये कंपनी फॉस्फोनेट्स बनाती है। ठीक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया में, 60% शेयर फॉस्फोनेट्स में इस कंपनी का है। ये एक स्पेशलिटी केमिकल होता है जिसका मार्जिन 20% EBITDA के आसपास, विच इज़ बेटर देन जो PCBL के खुद के मार्जिन से। ठीक है, उसके अलावा इनका यूज़ होता है वाटर क्लीनिंग में, डिसैलिनेशन में, ऑयल इंडस्ट्री में। इनके बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, जैसे प्रॉक्टर एंड गैम्बल हो गया, यूनिलीवर हो गया, जो वेस्टर्न कंपनीज हैं। 91% ऑफ देयर रेवेन्यू कम्स फ्रॉम एक्सपोर्ट। इस कंपनी को इन्होंने 3850 करोड़ में खरीदा है, लगभग 3800 करोड़ में इस कंपनी को इन्होंने खरीदा है। किस वैल्यूएशन के ऊपर खरीदा है? सिर्फ 11x EBITDA पे। आज के दिन में हम PCBL खरीद रहे हैं 20x EBITDA के आसपास। इन्होंने ACPL खरीदा था सिर्फ 11x EBITDA पे, सिर्फ 14 की PE के ऊपर खरीदा था। मेरा कहने का मतलब ये है कि इन्होंने जो एक्वायर किया है ना ACPL को, वो बहुत रीजनेबल रेट्स में किया है, और अब ये 100% मालिक बन गए। उस कंपनी का रेवेन्यू अभी इनकी बैलेंस शीट में नज़र आने लगा नहीं है, लेकिन अगले 2024 से उसका रेवेन्यू भी ऐड हो जाएगा इस कंपनी में।
और एक और बात, स्पेशलिटी केमिकल का जब बिजनेस आ रहा है तो इनके ओवरऑल मार्जिन, जो पूरी कंपनी के मार्जिन हैं, वो भी इंप्रूव हो जाएंगे। प्रोडक्ट मिक्स जो मैंने पहला रीज़न बताया था, वो रीज़न यहाँ पर भी अप्लाई होता है। नया बिजनेस वर्टिकल आता है और उसके मार्जिन्स पुराने बिजनेस वर्टिकल से ज़्यादा होते हैं, तो कंपनी का ओवरऑल रेवेन्यू मार्जिन्स इंप्रूव हो जाते हैं। तो वो फैक्टर यहाँ पर भी अप्लाई होगा। 2023 में ACPL ने लगभग 2000 करोड़ का रेवेन्यू किया था और 20% मार्जिन से किया था, लेकिन सिर्फ 65% इनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन थी। यानी यहाँ पर एक ऑपरेटिंग लेवरेज भी हो सकता है, वो हमें अगले 3-4 साल में देखना पड़ेगा। लेकिन मैनेजमेंट कमेंट्री से ऐसा महसूस होता है कि दे आर प्रीटी कॉन्फिडेंट कि दे विल टर्न अराउंड दिस कंपनी इनटू अ कैश काउ फॉर होल PCBL फैमिली। तो ये 5 रीज़न मैंने बताया कि मैं PCBL में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। अब बात करते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या हैं इस कंपनी में। देखो भाई, ये इस तरीके का बिजनेस है कि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है, ठीक है। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि ये साइक्लिकल बिजनेस है। साइक्लिकल बिजनेस क्यों है? क्योंकि कॉमोडिटी बिजनेस है। कॉमोडिटी बिजनेस का मतलब क्या है कि प्राइसेस हमारे हाथ में नहीं है, एक्सटर्नल सिचुएशंस बहुत ज़्यादा होती हैं जो प्राइसेस डिक्टेट करती है। सपोज कर लो यूक्रेन और रशिया में और भी ज़्यादा लड़ाई होगी या गल्फ के अंदर लड़ाई होगी, क्रूड के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, कंपनी की ऐसी तैसी हो जाएगी, सारी कंपनी डूब जाएगी, ठीक है। उसके अलावा डिमांड फ्लक्चुएट करती है बहुत जल्दी, सप्लाई फ्लक्चुएट करती है। ये सभी फैक्टर्स मिल के इस इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा सिक्लिकल बना देते हैं और ऐसी सिक्लिकल इंडस्ट्री में हाथ जलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इस तरीके की इंडस्ट्री को जब भी स्टडी करो, उसके ऊपर बहुत 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 ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही साइकिल रिवर्स हो जाएगी हमें समझ में नहीं आएगा स्टॉक कैसे गिरेगा, ठीक है। तो ये साइक्लिकल प्ले है कि अगर साइकिल हमारे फेवर में चलती रही तो हमारा पैसा बनता चला जाएगा, अगर साइकिल हमारे फेवर में नहीं रही तो हमारा सारा पैसा डूब जाएगा। तो हमें कमोडिटी के प्राइसेस, कार्बन ब्लैक के प्राइसेस, कहाँ पर लड़ाइयाँ चल रही हैं, ग्लोबल सिचुएशन क्या है, इन सब पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और जैसे ही कहीं पर हमें प्रॉब्लम नजर आई, हमें स्टॉक से बाहर निकल जाना पड़ेगा। पहले ही प्रॉब्लम तो सबसे बड़ी ये है। दूसरी बड़ी रीज़न है इनका जो एक्विजिशन है। ACPL के बारे में अच्छी बातें मैंने थोड़ी देर पहले तो कर दी, लेकिन जब भी कोई कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है, और इतनी बड़ी कंपनी को, समझिए 10,000 करोड़ की टोटल कंपनी थी, उसने 4,000 करोड़ की एक और कंपनी एक्वायर कर ली। जब इतनी बड़ा एक्वायर होता है किसी कंपनी का, तो दोनों कंपनीज की जो वर्किंग का तरीका है ना, वो चेंज हो जाता है। और बहुत बार हमने ऐसा देखा है कि ये एक्विजिशन पेपर पे तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जब रियलिटी में होने जाते हैं ना, तो प्रॉब्लम्स आती चली जाती हैं। और उसके बाद वो जो पिछले वाला मालिक था, वो 3800 करोड़ में जो बेच के गया है, वो क्यों बेच के गया है, इसकी भी क्लैरिटी नहीं है। वो कह तो रहे हैं कि हमको कैश की जरूरत थी इसलिए हम कैश आउट होना चाहते थे, लेकिन हमें नहीं पता ना पीछे क्या चल रहा है, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। ACPL ने तो अभी तो रेवेन्यू दिखाना शुरू किया नहीं है, अभी आहिस्ता आहिस्ता वो रेवेन्यू दिखाना शुरू करेगा, बैलेंस शीट में नजर आने लगेगा, आहिस्ता आहिस्ता हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा कंपनी के ऊपर, ठीक है। तो जब भी इतना बड़े एक्विजिशन कोई कंपनी करती है, इनऑर्गेनिक रूट लेती है ग्रोथ के लिए, तो आप हमेशा सचेत हो जाओ और ध्यान से देखो कि हो क्या रहा है कंपनी के अंदर। आंख बंद करके मैनेजमेंट की कमेंट्री पे भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। अगले 3-4 क्वार्टर्स में हम रिजल्ट्स को देखेंगे, समझेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कि इनका एक्विजिशन सक्सेसफुल था या नहीं था। मैनेजमेंट के कहने पर नहीं जाएंगे। तीसरा बड़ा रीज़न है डेट। 5,000 करोड़ का डेट है कंपनी के ऊपर। तो कंपनी की इक्विटी है 3250 करोड़ की, यानी 3250 करोड़ रुपए प्रमोटर्स ने और शेयर होल्डर्स ने मिलकर इस कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं, और 5,000 करोड़ का लोन है। समझ रहे हो, अपनी औकात से बड़ा लोन तो नहीं ले लिया। पता चला कि ये एक्विजिशन सक्सेसफुल नहीं होता नज़र आ रहा, मतलब जो रेवेन्यू उम्मीद कर रहे थे वो उम्मीद नहीं हुई, और डिमांड एनवायरनमेंट नीचे की तरफ चला गया, डिमांड कम होगी, कंपनी ऐसे बुरे डेट ट्रैप में फंस जाएगी कि दिवालिया भी घोषित करना पड़ सकता है, ठीक है। इनकी डेट टू इक्विटी रेशो 1.53 है, जिसमें मैं पर्सनली कंफर्टेबल नहीं हूँ। ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि मुझे ऐसा लगता है कि इस कंपनी में हाथ जलाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा रिस्की प्ले है, बहुत ज़्यादा रिस्की प्ले है। आई कांट स्ट्रेस एनफ ऑन दिस पॉइंट कि बहुत ज़्यादा रिस्की प्ले है ये कंपनी। इस कंपनी को बड़ा सोच समझ के खरीदना, और अगर खरीद रहे हो ना तो बहुत माइन्यूटली इसको चेक करना। ये इंडिगो जैसी कंपनी नहीं है जहाँ पर दिक्कतें आएंगी, अखबारों में आ जाएगी और हमें पता चल जाएगा, ठीक है। ये स्मॉल कैप कंपनी है, इसे हमें अच्छी तरह ट्रैक करना पड़ेगा, ठीक है। इसे हमें और ढंग से ट्रैक करना पड़ेगा। जब हमें इसकी प्रॉब्लम्स के बारे में पता चलेगा, अगले 3-4 क्वार्टर, या मैं यूँ कहूँगा फाइनेंशियल ईयर 2025 के क्वार्टर्स, सारे चारों क्वार्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इस कंपनी के लिए। और ये तो यूँ भी कह रहे हैं कि 2025 में हम डेट कम करेंगे भी नहीं, हम तो 2026 से डेट हमारा कम होने लगेगा। तो इस कंपनी को, या जितने भी रीजंस मैंने बताए हैं, उनको एक होरी ग्रेल मत मानो, ठीक है। इस कंपनी को बहुत माइन्यूटली फॉलो करो। और समस्याएं भी हो सकती हैं, जैसे इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट कर सकते हैं। 5,000 करोड़ का लोन ले रखा है बैंक ने, ऊपर नीचे इंटरेस्ट रेट कर दिया, वहीं पर ऐसी तैसी हो जाएगी,
ठीक है। उसके बाद करेंसी रेट सारा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो इनकी जो फॉरेन एक्सचेंज है उसमें लॉसेस हो सकते हैं। बहुत सारे करेंसी रेट्स जब ऊपर नीचे जाएंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। उसके बाद मार्केट फंडामेंटली भी चेंज हो सकती है। फंडामेंटली चेंज होने का मतलब कि कार्बन ब्लैक के सपोज कर लो ऑल्टरनेटिव्स आ गए, अब कार्बन ब्लैक ही ऑब्सोलीट हो गया, फिर क्या करेंगे, ठीक है। उसके बाद चाइना ने कार्बन ब्लैक बनाना क्यों बंद कर दिया? क्योंकि बहुत पॉल्यूटिंग था। पोल्यूशन का इंपैक्ट तो इंडिया में भी पड़ता है। हम भी चाहते हैं कि हमारा देश भी साफ़ सुथरा दिखे, लेकिन अभी उसमें टाइम है। तो अगर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हुआ तो रेगुलेटरी प्रेशर भी कंपनी के ऊपर रहता है, उसके ऊपर भी ध्यान देना है। तो ये सब रीज़न मैंने बताए हैं कि क्यों मैं इस कंपनी को इन्वेस्ट कर रहा हूं और मैं क्या चीज़ें देखूंगा इस कंपनी में अगले फ्यू क्वार्टर्स में, जिन चीज़ों पे मैं ध्यान रखूंगा। और अगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी थीसिस सही नहीं बैठ रही तो हाथ जोड़ के बाहर हो जाऊंगा। कोई शर्म की बात नहीं है, किसी भी स्टॉक को आप कभी भी बेच सकते हो जब भी आपको ऐसा लगे कि आपकी थीसिस प्ले आउट नहीं हो रही। इस केस में भी ऐसा ही होगा। जैसे ही मुझे ये लगेगा कि ये स्टॉक फंडामेंटली या टेक्निकली अब स्ट्रॉन्ग नहीं रहा तो मैं इससे बाहर निकल जाऊंगा। अच्छा हाँ, टेक्निकल्स की बात करना भूल गई, बट टेक्निकल्स के बारे में और देख लेते हैं। टेक्निकली अगर हम देखेंगे तो स्टॉक बहुत बढ़िया नजर आ रहा है, हायर हाई मार रहा है डेली की डेली, और वॉल्यूम्स भी अच्छे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अगर फंडामेंटल सपोर्ट करते रहेंगे तो टेक्निकली स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म करता रहेगा। लेकिन अगर फंडामेंटल्स ऐसी तैसी हो जाएगी तो स्टॉक लोअर लो पे लोअर लो मारता रहेगा। उस समय हम एग्जिट टेक्निकल्स के बेस पे करेंगे। जैसे ही ये स्टॉक 30 वीक ईएमए से नीचे चला जाएगा मैं बेच लूँगा स्टॉक को, ठीक है। और अगर ये यहाँ पर कंसोलिडेट करता है इसी लेवल पे 400 के आसपास, तो जिस समय ये ब्रेकआउट करने की कोशिश करेगा 400 के लेवल को, उस समय में मैं फिर से और खरीद लूँगा स्टॉक को। अभी मैंने 50% ओवर इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी स्टॉक में कर दी है और 50% और करना चाहता हूँ, और वेट कर रहा हूँ कि स्टॉक ये यहाँ पर कंसोलिडेट करे और फंडामेंटल्स ऐसे ही अच्छे आते रहे। कंपनी के रिजल्ट्स अभी थोड़े दिन में आ जाएंगे तो मैं उसका भी अपडेट आपको करूँगा। जब तक स्टॉक हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है, यानी ट्रेंड ऊपर की तरफ है, मैं स्टॉक में बना हुआ हूँ। जैसे ही ट्रेंड रिवर्स हो जाएगा मैं एग्जिट कर जाऊँगा स्टॉक में। पीसीबीएल के लिए सिर्फ इतना नहीं, अब इस वीडियो को फिनिश करते हैं। इसके बाद ना मैं एक वैल्यूएशन की वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ वैल्यूएशन में इंटरेस्टेड होते हैं, तो उसकी वीडियो अलग से बनाऊंगा। तो उसको भी चेकआउट कीजिएगा मेरे चैनल में, वो भी जल्दी ही अपलोड हो जाएगी। तो तब तक के लिए बाय बाय।